राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ हैं भाई नीरज अत्री जी। नीरज भाई राम राम। राम राम बाबा जी। मुझे दर्शकों मुझे की जानकारी के लिए बता दूं कि नीरज भाई ने जो भारतीय इतिहास का लेखन हुआ है और भारतीय इतिहास में जो मनगढ़ंत बातें लिख के हमारे साथ जो छल हुआ है उस पर बहुत बड़ा एक रिसर्च वर्क किया है, काम किया है। इनके काम पे अभी एक रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। उसी पे चर्चा करने के लिए आज मैंने नीरज भाई को समय नीरज भाई ने आज समय दिया, मैंने बुलाया उनको। नीरज भाई राम राम। राम राम जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत आभार। आपके दर्शकों को भी राम राम। नीरज भाई सबसे पहले तो बताइए जरा, ये फिल्म का क्या बैकग्राउंड, क्या है, क्या विषय वस्तु क्या है, और क्या किस प्रकार से जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है और मनगढ़ंत बातें जो हमें बताई गई, आज तक पढ़ाई गई, जी इसके ऊपर क्या आपका आपका क्या आपने काम किया है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी। मैं वैसे तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। और जी हिस्ट्री में मेरी कभी कोई रुचि नहीं थी। और रुचि ना होने का कारण ये था जी कि बचपन से मुझे डाला गया था इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और जब छठी से सातवीं में शिफ्ट हुए हम, तो स्कूल चेंज हो गया हमारा। उस स्कूल में बाकी सब तो इंग्लिश में था, लेकिन सोशल स्टडी हिंदी में थी। तो उससे क्या हुआ कि अब मैं सारा ये टॉर्नेडो। आप केवी के प्रोडक्ट रहे हैं क्या? नहीं जी, नहीं, केवी का नहीं हुआ। प्राइवेट अच्छा। स्कूल्स हैं, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में की मेरी पढ़ाई है सारी। मैं खुद केवी का प्रोडक्ट रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय का, और हमारे साथ भी यही था। बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में थे, परंतु सोशल स्टडीज जो थी वो हिंदी में पढ़ाई जाती थी हमारे टाइम में भी। अच्छा जी। तो जी। आपने शुरू से पढ़ी होगी ना, तो वो ठीक रहता है। लेकिन जब बीच में चेंज हुआ और मैं क्लास लगाने गया, तो टीचर ने बोला उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, बवंडर आ रहा है, तो मुझे वो शब्द समझ ही नहीं आ रहे थे क्या है। तो उस दिन से मेरा सोशल स्टडी में ग्राफ नीचे चला गया और मेरे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते थे उसमें, तो मैंने छोड़ दी, हिस्ट्री पढ़ी नहीं। तो फिर ये बाबा जी, जब मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता था, तो कभी-कभी लगता था कि वो जो बातें कर रहे हैं, उनकी जो मान्यता है और जो चीज़ें मैं सोचता हूँ, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जब उनसे पूछता था, तो उन्हें कारण नहीं पता होता था। जैसे एक लड़के से कोई बात चल रही थी, इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा था वो, 3rd ईयर का, बहुत ब्रिलियंट लड़का, लेकिन रंग थोड़ा सांवला था उसका। तो कोई बात चली, उसे अपने आप पे, अब हमारे देश में क्या है, हर तरफ से बोला जाता है कि गोरा बनो, गोरा बनोगे तो सुंदर दिखोगे, तो उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था अपने रंग को लेके। तो उसने एक बात बोली जो बड़ी मुझे अजीब सी लगी। कहता कि हम आर्यंस की संतान है, वो तो सारे गोरे थे, तो मैं काला कैसे हूँ? तो मैंने कहा यार ये क्या तू बोल रहा है? कि मैंने कहा कौन आर्यन थे और कहाँ से आए थे और क्यों गोरे थे, तो ये सब चीजें कैसे तूने ये बात बोली? तो सोचने लगा, वो 30 सेकंड सोचा होगा, फिर बोला, कहता सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये बात सच है। तो मुझे लगा कि इसका मतलब ये हमें इतिहास का जो बोध है वो गलत करवाया जाता है। तो तब मैंने जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें थी, उन्हें पढ़ना शुरू किया, पूरे ओपन माइंड से पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ फिर जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि मेरी मान्यता और जो किताब में पढ़ाया जा रहा है, वो मैच नहीं कर रहा, तो मैंने उसे मार्क कर लिया और एनसीईआरटी वालों को आरटीए एप्लीकेशंस लगाने शुरू कर दिए। उसमें मैं केवल ये माँग रहा था बाबा जी कि जो चीज़ आप लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए उन्होंने 7वीं की क्लास में 10वें पेज पे एक अमीर खुसरो का कोट डाला। तो मैंने कहा ये जो आपने लिखा है, अमीर खुसरो की किस किताब से है? मूल कौन-सी भाषा थी? किसने ट्रांसलेट किया? और किसने वेट किया कि हमें ये वाला सेंटेंस एनसीईआरटी किताब में डालना है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो उनके जवाब, सबका स्टैंडर्ड जवाब आया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो तब मुझे समझ में आने लगा, तो वो पहली इंडिकेशन थी कि इसका मतलब ये कुछ ना कुछ हेरा-फेरी कर रहे हैं, जो बुक्स इन्होंने लिखी हैं, उनमें कुछ ना कुछ गलत है। तो वहाँ से मेरी ये यात्रा शुरू होती है 2010 के लगभग बाबा जी। और फिर जब उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो मेरे एक मित्र थे, हम जैसे इकट्ठे बैठे बातें करते थे, तो मैंने कहा यार क्या करूँ इस पे, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे।
अच्छा, तब तक मैं बिल्कुल लेफ्टिस्ट, सेक्युलर इस तरह का व्यक्ति था जिसका धर्म से, रिलिजन से दूर-दूर का कोई लेना-देना नहीं होता था। तो उसने बोला कि अब अगर वो नहीं बता रहे, तो आप स्टिल श्योर तो हो नहीं कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो या तो पहले आप चेक करो कि क्या सच में झूठ बोल रहे हैं या वैसे ही ब्यूरोक्रेसी की बीमारी होती है कि आंसर नहीं देना, काम नहीं करना। तो तब मैंने किताबें ढूँढनी शुरू की हिस्ट्री की। मैंने कहा वो नहीं बता रहे तो मैं स्वयं पढ़ के देखता हूँ। तो जब पढ़ के देखना शुरू किया, तब समझ में आया कि सच में ही वो झूठ पढ़ा रहे हैं हमें। कोई कोई उसका बेसिस नहीं है जिसके आधार पे पढ़ाया जा रहा हो। तो तब फिर हमें लगा कि इस पे हमें केस करना चाहिए। तो तब मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई फिर। और इस ये सब करने में 3-4 साल में काफ़ी रिसर्च होगी, तो पिटीशन बहुत बड़ी बनी है, लगभग 1300 पेज की पिटीशन थी वो। तो हाई कोर्ट ने बस एक बार देखा उसे और बोला कि आप ये पिटीशन एनसीईआरटी के पास लेके जाओ, उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन की तरह दो। अगर जो आप कह रहे हैं आप वहाँ पे सैटिस्फाई नहीं होते, देन यू कम बैक टू अस। तो फिर हमने वो पिटीशन इन्हें भेजी एनसीईआरटी को, और तब तक क्या हुआ, ये मोदी सरकार भी आ गई थी। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के, वो चेंज हो गए थे। तो ज़ाहिर है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, तो हमें था कि अब वो पार्टी सत्ता में आ गई है जो बात करती है हिस्ट्री की, कि हमें सच्चा इतिहास पता होना चाहिए। तो हमने उन्हें वो पिटीशन दी अपनी। तो वो बोले ठीक है जी, हमें से जैसा ब्यूरोक्रेट जनरली करते हैं कि ठीक है जी, हम देखेंगे, जो मन पड़ेगा हम आपको सूचित करेंगे। तो उन्होंने कोई सूचना दी नहीं उसके बारे में। तो लगभग 1 वर्ष वेट किया। फिर उसके लिए भी मुझे आरटीए लगानी पड़ी कि हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दी थी, उसका क्या हुआ है। तो तब उन्होंने पहली बार हमें ये बताया कि ये किताबें जेएनयू के इतिहासकार लिखते हैं और हमने उन्हें वो रेफर की है आपकी रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बाद फिर मुझे था कि इतना बड़ा झूठ चल रहा है और कोई कुछ कर भी नहीं रहा, सरकार भी आ गई है। तब मैंने फिर पुस्तक लिखी है जिसमें मैंने सारे तथ्य बताए। वो मेरी पुस्तक का नाम है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक। 2016 में आई थी वो। तो फिर ये 4-5 साल पहले यंग लड़का है एक, मनप्रीत धामी, लखनऊ का। तो वो मेरे पास आया, कहता मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस पे मूवी बनाना चाहता हूँ। तो फिर उसने ये फ़िल्म बनाई है। जी। तो उस फ़िल्म का सर, मैंने फ़िल्म तो नहीं देखी। ये फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, इसको सिनेमा हॉल्स मिले हैं क्या? हाँ, बाबा ये बड़ी तगड़ी फ़ाइट रही हमारी कि हर स्टेप पे हमें रुकावटें आई हैं। जैसे जब इसने फ़िल्म सेंसर बोर्ड को भेजी। अब सेंसर बोर्ड का काम, जो मैंडेट है, वो केवल इतना सा है कि तुम इस फ़िल्म को देखोगे और अगर इसमें कुछ अश्लीलता है तो आप अपना विवेक यूज़ करके इसे मना कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसे कौन-सी एज ग्रुप के लिए सूटेबल है वो सर्टिफ़िकेट देना है। दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड फॉर सर्टिफ़िकेशन, फॉर फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन। सेंसर नाम ही नहीं, सेंसर गलत शब्द है उसके लिए। तो उन्होंने वहाँ से ही शरारत शुरू कर दी। वो बोले, जब ये मनप्रीत का मेरे पास फ़ोन आया, कहता सर खुशखबरी है कि उन्होंने बिना एक भी कट के मूवी को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं थोड़ा-सा स्केप्टिकल था, मैंने क्या हुआ? कहता वो बोल रहे हैं बड़ी अच्छी फ़िल्म बनी है। हमने इसमें जो आपने हिस्टोरिकल चीज़ें बताई हैं उसकी एक लिस्ट आपको भेजेंगे। उसके डॉक्यूमेंट आप हमें दे देना और हम आपकी फ़िल्म पास कर देंगे। तो मैंने कहा मनप्रीत, ये तुझे बुद्धू बना रहे हैं। दे आर सेंडिंग यू ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, क्योंकि उनका काम ही नहीं है। तो ये मनप्रीत बड़ा अच्छा सिंसियर लड़का है। कहता नहीं सर, ये तो अच्छी बात है कि नहीं तो कोई भी कुछ भी बकवास लिख के मूवी बना देगा। अगर वो वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनकी मेल आई इसे, जिसमें उन्होंने 50 जो सीन थे उनके बारे में बोला कि ये जो इंस्टांस हैं, इनके बारे में हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। तो वो सारी अपनी तो तैयारी थी, क्योंकि मेरी बुक में ऑलरेडी सारी डॉक्यूमेंटेशन थी, तो वो पकड़ा दी हमने उसे, लिस्ट उन्हें भेज दी। तो फिर वो गया तो उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं कि 50 सीन आपको हटाने पड़ेंगे इसमें से। अब आप सोचिए कि सवा 2 घंटे की फ़िल्म में से 50 सीन निकाल देंगे तो बचेगा क्या? तो जब वो वहाँ था सेंसर बोर्ड में, तो वो कहता सर मैं इनके देख रहा हूँ फ़ाइल पे इन्होंने क्या-क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ,
मैसूर के आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी दिवाली नहीं मनाई जाती, और वो इसलिए नहीं मनाई जाती कि टीपू सुल्तान ने दिवाली वाले दिन वहां पर जाकर नरसंहार किया था। जो पुरुष थे उनको काट दिया था, और जो महिलाएं थी उनकी जबरदस्ती मुसलमानों के साथ शादी की, बच्चों को मार दिया। तो वहां काली दिवाली होती है, मनाया नहीं जाता। तो उन्होंने कमेंट लिख रखे थे कि टीपू को ऐसे नहीं दिखाया जा सकता, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे नोट्स थे। तो ये उनकी फोटो खींच रहा था, उन्होंने फोटो भी नहीं खींचने दी इसे, बोले तुम फोटो नहीं खींच सकते इसकी। तो ये कहता भी नहीं, आप 50 कट लगाओगे तो फिर तो मेरी फिल्म ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, हम इसे सर्टिफिकेट नहीं देंगे। फिर हमने इसकी अपील फाइल की, जो इनका जो प्रोसेस है, तो बॉम्बे में अपील जाती है। तो वहां पर फिर वही सेम फाइट, बोले कि तो एक डॉक्यूमेंट मेरा प्रोवाइड। सवाल, ये सारा प्रोसेस कब किस साल में चल रहा था? निश्चित रूप से मोदी सरकार थी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये और ये सीबीएफसी का कौन है चेयरमैन? सीबीएफसी का चेयरमैन अभी वो है ना, प्रसून प्रसून जोशी। प्रसून जोशी, जो हाँ सो कॉल्ड गीतकार और वो सब है। हाँ जी, हाँ जी। तो तो पहले जो जी। एप्लीकेशन थी वो दिल्ली, इनका ऑफिस, मतलब कई शायद 8-10 रीजनल ऑफिसेज हैं, तो दिल्ली में भी एक ऑफिस है, वहां भेजी गई थी। वहां का जो ऑफिसर था उसने वो लगा दी थी इस पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शंस। फिर जो रिवीजन होती है, जो अपील फाइल की जाती है, वो बॉम्बे में जाती है। तो ये प्रोसेस था जो आपने पूछा, अक्टूबर में हमने भेजी थी पिछले साल 2024 में। तो वहां पर ये 3-4 महीने लगे, फिर ये आई शायद मार्च में, यहाँ पहुंची थी फिर मुंबई में, तो वहां से फिर ये पास करवाई थी जी। तो ये मोदी सरकार के होते हुए प्रसून जोशी, जो कि सो कॉल्ड मोदी सरकार का नियुक्त किया गया, उसको इतनी दिक्कतें थी कि हम टीपू को ऐसा नहीं दिखा सकते। दिक्कतें प्रसून जोशी को नहीं थी, जो ऑफिसर बैठे हैं ना, जैसे स्पेशली जो दिल्ली वाला जो इंचार्ज था, महेश नाम का आदमी था, वो उसने सबसे ज्यादा डंगा लगाया था। और फिर क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, कि आपने फाइल पे इतने सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए, वो वहां फिर डराना शुरू कर देते हैं कि देखो जी, आप अगर इसे पास करेंगे तो हो सकता है दंगे हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, कल को आप पे सवाल उठेगा। तो फिर वो घबराते हैं। तो फिर हमने इनसे बातचीत की, प्रसून जोश उसने कोऑपरेट किया, फिर बाद में जब रिवीजन हो गई, इसीलिए मूवी बाहर आई है। पर नहीं, इनके लोग बहुत कितने सारे थे बैठे। फाइनली क्या हुआ? कितने कट लगे? क्या हुआ? कोई सीन काटे चार गए? कट कैसे हुआ? चार चार कट लगे, बाकी पास कर दिया। अच्छा जी। जी। 4 कट वो कौन से थे जो 4 सीन काटने पड़े? वो अभी मुझे इस समय ध्यान नहीं है, वो प्रोड्यूसर को ध्यान होगा, उसने मुझे बताया था, लेकिन वो माइनर से थे। मैक्सिमम चीजें हमने पास करवा ली थी। अच्छा। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि एक तंत्र है आखिर, एनसीईआरटी की बुक्स में ये इतना कुछ जो लिखा गया है, या जानबूझ के जो मेडिवल पीरियड में मुसलमानों को जो ग्लोरीफाई किया गया, नंबर वन। नंबर हम्म, टू, उन सेक्युलर दिखाने की कोशिश की गई, उनके तमाम अत्याचारों और जो मास मैसेकर्स हुए थे, जेनोसाइड हुआ, हिंदुओं का इतना बड़ा जेनोसाइड, जो कि इतिहास में जिसकी कोई, एक एक शहर के 50-50 हजार लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा गया। तो क्या मतलब, ये सेक्युलर लॉबी चाहती क्या है? कि हम वो सब कुछ झूठ बोल के, ये बोल के कि नहीं वो तो बड़े प्यारे लोग थे, वो तो बहुत ही खूबसूरत लोग थे, वो तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करने आए थे, वो तो बहुत प्यार करते थे इस धरती को, नहीं उन्होंने कोई लूटपाट नहीं मचाई, नहीं कोई कत्लेआम नहीं हुआ। क्या मतलब वो चाहते क्या हैं? कि भारत की जनता को ये पढ़ाया जाए कि वो बहुत ही प्यारे लोग थे, बहुत ही शांति प्रिय लोग थे? बाबा, ये तो वो चाहते ही चाहते हैं, वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है। लेकिन मुझे लगता है हमें इससे गहरे में जाना चाहिए कि इसका एंड गेम उन्होंने क्या सोच रखा है। तो मुझे तो जो समझ में आया है कि उनका इंटेंशन इस सभ्यता को, इस देश को जैसा हम जानते हैं, बिल्कुल तबाह करने का रहा है शुरू से ही, वो नेहरू के टाइम से आई।
क्योंकि ये वही टेम्पलेट चली आ रही है जो जिस समय नेहरू जेल में था, सो कॉल्ड जेल में, जो 5 स्टार जेल में जाता था वो, वहां पर उसने 2 किताबें लिखी हैं। एक जिसे बोलते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और दूसरी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दोनों किताबें उसने जेल में बैठ के लिखी, और इनमें वो टेम्पलेट है जो आज तक एनसीईआरटी फॉलो करती आई है। और अब बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न उठाते हैं। एक उनका वो जस्टिफिकेशन देने की क्या कोशिश करते हैं, वो मैं शेयर करता हूँ पहले। वो कहते हैं कि ठीक है, मुसलमान आए, उन्होंने अत्याचार किए, उन्होंने मार काट मचाई, लेकिन अब हम एक नया भारत बना रहे हैं, तो क्यों पुरानी ऐसी गलत बातों को शेयर करना, क्योंकि करेंगे तो फिर मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसलिए हम शांति रखना चाहते हैं, इसलिए हमने ये किया है। ये एक कुतर्क दिया जाता है इसके लिए। लेकिन अगर हम इसी को लॉजिकली एक्सटेंड करें कि आप अगर इस्लाम को फ्री पास दे रहे हो, उसकी सच्चाई आप नहीं बता रहे, मोहम्मद की सच्चाई आप नहीं बता रहे, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये दोनों के दोनों हेजेमोनिक आइडियोलॉजीज हैं, जिनका हमेशा विस्तारवाद रहता है, और जिनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमने बाकी सारी सभ्यताओं को, बाकी सारे धर्म को, रिलीजन को जो नाम दे लें, उन्हें समाप्त करना है, और हमने सबको दरुल इस्लाम बनाना है। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, तो वो तो अपना काम करते रहेंगे। पाकिस्तान वो ऑलरेडी काट के ले जा चुके हैं, बांग्लादेश काट के ले जा चुके हैं, और अब वो जनसंख्या के सहारे वो विस्फोट करते रहेंगे, और अल्टीमेटली अगर हमने इंटरवीन नहीं किया और ये सेक्युलरिज्म का चूर्ण हम चाटते रहे, तो वो हमें समाप्त कर देंगे। तो मुझे लगता है इस चीज पे हमें स्ट्रेस देने की जरूरत है। आप म्यूट हैं। अब जो सर बुक्स नई लिखवाई गई हैं, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी मैंने सुना है द हिस्ट्री हैज बीन रीरिटन। क्या उस पे कोई चेंज आया है? मतलब जी बाबा जी, एजुकेशन पॉलिसी में तो वो तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसमें हिस्ट्री को कुछ चेंज नहीं किया गया। अब क्या है, अब जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो चेंज की जा रही हैं, और जो मेरी फाइट थी सारी वो 6ठी से 12वीं की किताबों की थी। अभी 6ठी और 7वीं ये 2 वर्षों की पुस्तकें बदली गई हैं, और वो जो परिवर्तन है वो अच्छा है। सर मैं अपना एक निजी अनुभव बताता हूं। जी हिस्ट्री की एक बहुत मशहूर किताब है मध्यकालीन भारत, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। जी बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत फेमस हिस्टोरियन हैं। हम्म वो मुझे याद है, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, तब मुझे एक कोटा राजस्थान में हम रहते थे, वहां पे गवर्नमेंट लाइब्रेरी से मुझे वो बुक मिल गई। उस बुक को मैं ले आया, और यू वोंट बिलीव, मैं दर्शकों को भी बताऊं, इट वॉज एज गुड एज अ नॉवल। उन दिनों मुझे नया नया उपन्यास पढ़ने का शौक हुआ था, और मैंने उस किताब को, पूरा हिस्ट्री की बुक को एक नॉवल की तरह, मैं पूरी, इतनी मोटी किताब है, सब पढ़ गया। मुझे अच्छी तरह याद है वो अभी भी उसके, हालांकि वो किताब अब आउट ऑफ प्रिंट है, मैंने अभी रिसेंटली अमेज़न उसने मंगाई है, तो वो अब उसको उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। उसमें एक जगह वो लिखता है कि महमूद के साथ उसका एक इतिहासकार चलता था जिसका नाम था उतबी। महमूद उतबी लिखता है, ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव अपनी बुक में लिख रहे हैं, कि उतबी लिखता है कि वहां से वो चला, पंजाब में एक स्थान था अमरकोट। कहते अमरकोट का वैभव देख के हम दंग रह गए। और अमरकोट में एक महल था चांदी का। मंदिर। अच्छा, मंदिर है वो? जी मंदिर था। और वो पूरा का पूरा नट बोल्ट पे था, इट वॉज कोलैप्सिबल, पोर्टेबल। कहता हमने उस शहर को लूटा, उस शहर के रहने वाले सभी हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया, और उस चांदी के मंदिर को हमने डिसमेंटल करके ऊंटों पे लाद लिया।
और हम समझते थे कि हमारे हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग गया है। उसके बाद कहते हैं हम मथुरा आए, पर जब हमने मथुरा का वैभव देखा तो उसके सामने अमरकोट ऐसा था जैसे मखमल के ऊपर लगा हुआ कोई पैबंद। कहते जिस अमरकोट के वैभव को देख के हम आश्चर्यचकित थे और हमारी आंखें फटी हुई थी, जब हमने मथुरा को देखा तो हम सब कुछ भूल गए। फिर हमने मथुरा को भी वैसे ही लूटा और लूट लाट के वो वापस चले गए। कहते 2 या 3 साल बाद वो फिर आए। तो जब वो फिर दोबारा मथुरा आए तो मथुरा पुनः आबाद हो चुका था और पहले से भी ज्यादा सुंदर था और पहले से भी ज्यादा वैभव था मथुरा में, जिसको कि हम पूरी तरह लूट के तहस नहस करके चले गए। अब सब एएल श्रीवास्तव ये उत्बी को कोट कर रहे हैं और उत्बी की किताब, उत्बी के कोटेशंस को वो अपनी बुक में यूज कर रहे हैं। अब इसकी जो सेकुलर बिरादरी है वो क्या चाहती है कि इस पूरे इतिहास को मिटा दिया जाए? जी, 2 चीज़ें बताता हूँ बाबा जी। एक तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी को अपने बचपन में पढ़ लिया, इसलिए आप शायद सेकुलर होने से बच गए होंगे। आपको तभी समझ में आ गया होगा इस्लाम की असलियत। क्यों? लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं पढ़ते हैं। आप बड़े रेयर उन लोगों में से हैं जो मुझे मिले हैं जिन्होंने वो पढ़ा। अब जो आपका बेसिक क्वेश्चन है मैं उसका आंसर देता हूँ। जो आपने कहा ना कि ये क्या चाहते हैं? तो एग्ज़ैक्टली मैं आपकी कोट को ही आगे लेके चलूँगा। उससे पहले मैं उमरकोट का बताता हूँ। जो कांगड़ा में देवी का मंदिर है, वो उसकी बात कर रहा है। और उस समय वहाँ का ये जो वापस जा रहा था, तो उस एक मंदिर की चांदी ले जाने के लिए 540 ऊँटों का उपयोग किया था उसने उस समय। और जो आप मथुरा वाला बता रहे हैं, अब जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें है। इसने नेहरू की जो मैं 2 किताबें आपको बता रहा हूँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उसने एग्ज़ैक्टली उत्बी को ही कोट किया, नेहरू ने। और वो क्या बता रहा है उस पे ध्यान दर्शकों को ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि जो महमूद गज़नवी था, ही लव्ड आर्किटेक्चर, वो कला प्रेमी था। वो जब मथुरा में आया तो उसने देखा कि यहाँ तो इतने सुंदर-सुंदर मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर हैं, कि अगर मैं गज़ना का सारा वैभव लगा दूँ, अपना सारा मेरे पास जो धन है वो भी लगा दूँ और जितने लोग मेरे पास हैं वो सारे लगा दूँ, तो भी हमें कम से कम 200 साल लगेंगे इतना सुंदर शहर बसाने में। इतना उत्बी ने लिखा और नेहरू ने उसे कोट किया। उसके आगे उत्पी की एक लाइन आती है, देन द सुल्तान ऑर्डर्ड अस टू बर्न द एंटायर सिटी बाय यूजिंग नैप्था। कि महमूद गजनवी ने बोला कि सारे शहर को जला दो, और हमने जला दिया। ये सेंटेंस नेहरू ने खा लिया। तो सिर्फ एक सेंटेंस हटा के उसने सब अपने समय के सबसे घटिया आदमी को एक कला प्रेमी बता के प्रेजेंट कर दिया, और यही टेम्पलेट आज तक हमारी किताबों में चल रही है। तो ये आपको आंसर देते हैं कि वो यही चाहते हैं कि हम इन राक्षसों को और इस विचारधारा को अच्छा समझ लें, और ये अल्टीमेटली हमें डेसिमेट करके यहाँ पर अपना शासन अब कायम कर लें। ये उनकी इंटेंशन है। अच्छा सर, देखिए नीरज भाई, आज हमने ये बातचीत शुरू की है और आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन विद यू। मैं चाहूंगा कि हम और आप रेगुलर बात करें और इतिहास के उन सभी तथ्यों को वापस बाहर लाया जाए जिसको नेहरू जैसे लोगों ने या एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं ने हमसे छुपा के, जो डेविल्स थे उनको सेंट्स के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की, या उनकी जो राक्षसी प्रवृत्तियां थी उनको छुपाया गया और उनको टोन डाउन किया गया। खैर अब आप वापस आते हैं सर जरा फिल्म के ऊपर। तो फिल्म रिलीज हो गई आपने बताया, और ऐसी फिल्मों को देखिए, ये कोई ऐसे कोई ये सलमान खान की और शाहरुख खान की पठान और वो तो है नहीं कि इनको बहुत ज्यादा, इनको 100 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी। इसको तो कुछ हजार लोग ही देख लें, वही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि प्रचार हुआ भी नहीं फिल्म का जो होना चाहिए था। तो ये फिल्म सिनेमा हॉल्स के
में रिलीज हुई है क्या? मिले हाँ, हैं कुछ मैं 2-4 सिनेमा हॉल्स? हाँ, उसमें क्या हुआ जी कि पहले हमने डेट डिसाइड की थी 23rd को रिलीज़ करेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वहाँ भी एक माफ़िया बैठा है। जो फ़िल्में डिस्ट्रीब्यूट मुझे तो इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था क्योंकि अपना तो एकेडमिक काम होता है सारा। ये अब पता चल रहा है। तो जब 23 को रिलीज़ होनी थी, तो इन्होंने क्या किया कि एकदम लास्ट मोमेंट पे बोला कि आपको स्क्रीन्स नहीं मिल सकती क्योंकि कोई एक मुझे नहीं पता कौन-सा एक्टर आने वाला है एक्टर है कोई नया, उसकी फ़िल्म आई है। तो उन्होंने स्क्रीन दी ही नहीं 23 तारीख को, तो फिर वी हैड टू पोस्टपोन इट टू 30th। और 30 तारीख को भी इन्होंने क्या किया कि मेजर जो शहर है उनके बाहर आउटस्कर्ट्स पे जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर 1 स्क्रीन दे दी, कहीं 2 दे दी। टाइम क्या रख दिया? वर्किंग डे पे 2:30 बजे का शो, साढ़े 3 बजे का शो या रात को 10 बजे का शो। तो उससे फ़िल्म वो पिक करेगी ही नहीं। और फिर क्या हुआ कि अब फिर इन्होंने बोलना शुरू किया कि फ्राइडे को आपकी फ़िल्म तो चली नहीं, इसलिए हम आपकी स्क्रीन्स कम कर रहे हैं। तो कम करनी शुरू कर दी। अब वो जो प्रोड्यूसर है वो इनसे लड़ रहा है और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि फ्राइडे को उन्होंने बोला कि हम आपको 2 शो और दे रहे हैं, मतलब 2-3 कहीं दे रहे हैं। जैसे एक बैंगलोर में 2 स्क्रीन्स दे दी, हैदराबाद में दे दी, गुड़गाँव में दे दी। तो अभी फिर क्या हुआ, वो शो हाउसफुल जा रहे हैं। और अब संभावना है कि एक आधी स्क्रीन और दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल यहाँ पर भी है। यहाँ भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना सिस्टम ऐसा बिठाया हुआ है कि वो जानते हैं कि अगर ये फ़िल्म आएगी, तो उनका जो नैरेटिव था उसे ध्वस्त कर सकती है ये प्रॉब्लम है। हाँ, म्यूट है। ये सिनेमा हॉल्स के बाद और कहाँ-कहाँ देखने को मिल सकती है दर्शकों को? और ओटीटी पे है क्या? मुझे बताइए ज़रा, जैसे जी, मैं चाहता हूँ वहाँ तो ये रिलीज़ होगी नहीं, मुझे पता है। हुँ, जी। देखिए ऐसा है कि ओटीटी में क्या होता है वहाँ पर भी खेल खेला जाता है और वहाँ पर भी माफ़िया बैठा है। तो जो बड़े ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो जनरली ऐसी पिक्चरों को या तो लेते नहीं हैं और दूसरा क्या होता है वो बोलते हैं कि अगर तो सिनेमा पे अच्छी कलेक्शन है, फिर तो हम इसे पिक करेंगे अदरवाइज़ वो मना कर देते हैं। तो ये उनका तरीका होता है फ़िल्मों को मारने का। तो अभी फाइट चल रही है कि इसे सिनेमा पे सस्टेन किया जाए। जैसे मैं आपको बता रहा ना कि सैटरडे और संडे के शो मिले इन्हें बैंगलोर में, हैदराबाद में, गुड़गाँव में और वो चाँस की बात है कि हाउसफुल अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया कि हाउसफुल जा रहे हैं शो। तो पब्लिक तो देखना चाह रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी तो वो देख पाएँगे और अगर नंबर्स पिक कर जाते हैं, फिर ओटीटी वाले भी ले लेंगे इसे। ये कहानी है इसकी। जैसे क्या सर, बजट क्या है फ़िल्म का और कितना, मतलब ज़रा बताइए? मैं ना क्योंकि उससे जुड़ा नहीं हुआ था कमर्शियल एंगल से तो मैं नहीं बता पाऊँगा। प्रोबेबली कहीं 7-8 करोड़ इसके आस-पास का बजट है शायद। खैर देखिए, मैं पब्लिक से यही अपील करूँगा कि जहाँ भी द नेम ऑफ द फ़िल्म इज़ हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। और मैं दर्शकों से यही अपील करूँगा कि ये चूँकि सत्य को सामने लाने वाली फ़िल्म है और हमारा जो संघर्ष है सत्य के लिए, उसको दिखाती है, दर्शाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस फ़िल्म को देखिए और जैसा भी संभव हो सके हम आपको वो करते रहेंगे और ऐसे प्रयासों को सराहा जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि 7-8 करोड़ रुपया लगा के, हैं, और इतना बड़ा प्रयास करना, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और हम लोगों को, वी राइट विंगर्स शुड सपोर्ट हिम। और मैं तो कहूँगा कि उनको किसी किस्म का, एक पहली बात तो घाटा नहीं होना चाहिए। बेशक उसके लिए हमको पूरे देश से क्राउड फंडिंग करनी पड़े और ये प्रयास चलते रहने चाहिए। मैं आपके संघर्ष को भी सलाम करूँगा, मैं तो आपको साधुवाद दूँगा कि आपने इतना बड़ा संघर्ष किया। और नीरज भाई, आज हमारी पहली बातचीत हो रही है, शायद आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। आई वुड लाइक जी। टू टॉक टू यू अगेन एंड अगेन, और अगली बार मैं एनसीईआरटी की बुक्स और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की और अन्य हिस्टोरियंस की बुक लेके बैठूंगा। और मैं एक बात और जानता हूं, अगर हम सत्य की बात करेंगे और सच्चा इतिहास यूट्यूब पर भी हम बात करने लग गए
तो मुझे मालूम है कि यूट्यूब को भी दिक्कत होने लग जाएगी। जी, वो वहां पर भी कम्युनिटी गाइडलाइंस और ये, और आजकल तो एक नई स्ट्राइक आने लगी, स्कैम। अच्छा, अगर मुझे हम नहीं पता। कोई भी, अरे हम मेरे चैनल पे इसकी वार्निंग और स्ट्राइक आई है सर, कि अगर हमने ऐसी कोई अप्रिय बात कह दी जो कि इस कबाल को, इस गिरोह को पसंद नहीं आती, तो उसको स्कैम घोषित कर देता है। तो अगर हम अच्छा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बुक की चर्चा करेंगे ना, और सच्चा हाँ, इतिहास बताने की कोशिश जनता को, बोलेगा यू आर डूइंग स्कैम, आप हाँ, धोखा दे ठीक रहे बात हैं है। पब्लिक को। हुँ, हुँ, हुँ। जबकि हम, अच्छा मैं तो किताब ऐसे दिखा के बात करूंगा, किताब में से कोट करके मैं और आप चर्चा करेंगे, जी, और मैं दर्शकों से कहूंगा अमेज़न पे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तकें उपलब्ध हैं, मेडिवियल, हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत, पढ़िए। आपको हालांकि उसमें भी बहुत सारी बातें हैं जहां टोन डाउन करने की कोशिश की गई है। अकबर को उसमें जी, महान बताया गया है, जी, परंतु फिर भी काफी कुछ सच्चा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। नीरज भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपको दोबारा बुलाना चाहूंगा और अब की बार किताबें लेके बैठूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। जी, 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 बुलाइए आप जब कहेंगे मैं हाज़िर हूँ। तो धन्यवाद थैंक बाबा यू जी। सर, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हर हर महादेव।